कल की क्लास में बेटा अपन चैप्टर स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। आजादी के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्या कुछ कंट्री में इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया गया, 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया। आगे चैप्टर में आपको पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की चेंजेस देखने को मिली, इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह की चेंजेस देखने को मिली, या इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो फॉरेन सेक्टर था वो कैसा रहा। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं हम। कल हमने ये देखा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। आजादी के बाद जब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्लानर्स सभी मिलके बैठे तो ये डिसाइड किया गया कि इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम मिक्स इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट करेंगे। मिक्स इकोनॉमी मॉडल में भी हम ज्यादा सोशलिज्म अडॉप्ट करेंगे और कम कैपिटलिज्म अडॉप्ट करेंगे। माने इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ज्यादा ये कह लो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल या ज्यादा बड़ा रोल अपने पास ही सरकार ने रखा। तो फिर बातचीत की आपका व्हाट इज प्लान, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। नाइनटीन 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में स्टार्ट किए गए। 12th 5 ईयर प्लान 2017 तक पूरे हो चुके हैं। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया है। फॉर्मल प्लान्स आजकल नहीं बनते हैं, लेकिन 5 ईयर डिफेंस प्लान्स आज भी कंटिन्यू है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि 1950 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। 5 ईयर प्लान कंट्री में स्टार्ट हुए। कंट्री के इंपॉर्टेंट जो गोल थे, हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव थे, वो कौन कौन से थे। कंट्री की सारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन। फर्स्ट है ग्रोथ। जब भी आप इकोनॉमिक्स में ग्रोथ की बात करते हैं तो आप बात करते हैं इंक्रीज इन जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि गुड्स और सर्विसेज का कंट्री में ज्यादा प्रोड्यूस होना। व्हाट इज जीडीपी, यू नो वेरी वेल व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, final value of the value of final goods and services produced in our country during an accounting year। एक साल में हमारी कंट्री में टोटल कितने पैसों की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, दैट इज नॉन एज जीडीपी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सोचा गया, ये गोल रखा गया कि हम सब कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो। वो सब कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब आपको पता है कि अगर कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर कंट्री में जीडीपी ज्यादा होगी, गुड्स ज्यादा बनेंगी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, तो नेचुरली हमारी कंट्री है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर आ जाए। तो उस समय में ये सोचा गया, ये माना गया कि सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है कि हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो, कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा हो, जिससे कि हमारे लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये माना जाता है कि कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है,
लोगों को जॉब्स ज्यादा मिलेंगी और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा होगा तो इनकम का लेवल अच्छा होगा ही होगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक कंट्री की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कोई जरूरी है कि हर देश की जीडीपी में उनका एग्रीकल्चर सेक्टर ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन अगर अपने इंडिया की बात करें तो आजादी से लेके आज तक हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की जीडीपी में ज्यादा अगर शेयर है तो किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का नंबर उसके बाद में आता है। ये देखिए 90 से पहले, 1990 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी जीडीपी में कितना शेयर था? 50% से ज्यादा था। लेकिन 90s की पॉलिसीज आने के बाद, थर्ड चैप्टर है, एलपीजी पॉलिसी आने के बाद हमारा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्री सर्विस सेक्टर ज्यादा अच्छा हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कम हो गई। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा चल ही रहा है। लेकिन आप +1 में भी पढ़ा था, कोई भी इकोनॉमी अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी माना जाता है? बैकवर्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बुरी बात नहीं है, खेती करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक वल्नरेबल बिजनेस है। वल्नरेबल का मतलब क्या है? कि मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कुदरत ने साथ दिया, नेचर ने साथ दिया, भगवान जी ने साथ दिया तो फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर फ्लड्स आ गए या सूखा पै गया, है ना, इन वजहों से हमारी पूरी की पूरी फसलें खराब भी हो सकती। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमी जितना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगी वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा बैकवर्ड होएगी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होता है तो भाई हमारा पूरे का पूरा सारा सिस्टम है वो खराब हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोचा गया मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पे दो तरीके से है। पहला मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या लिया गया? टेक्नोलॉजी से, कि हमें अपनी कंट्री में कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आए, नई नई इनोवेटिव मेथड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने के नए नए मेथड्स यूज किए जाएं। अब वो नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी की बात ना तो आप कर ले एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं, ना ही आप कर ले इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर रहे हैं, ना ही सर्विस में, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जितनी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज्यादा हम गुड्स और सर्विसेज को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे हमारे किसान भाई जितनी ज्यादा अच्छी वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना ज्यादा उनको मुनाफा होगा, जितना ज्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, उतना ही ज्यादा हमारा देश तरक्की करेगा। एक तो मॉडर्नाइजेशन से मतलब ये है कि भाई नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना। दूसरा मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि भाई अपना स्वभाव, अपना बिहेवियर, सोशल आउटलुक उसे चेंज करना। जैसे छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि हमारे इंडिया में सिस्टम क्या था कि लेडीज को, गर्ल्स को, बच्चों को, फीमेल्स को हमारे देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब हम सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड थे। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब इस तरह से भी अपनी सोच को, अपने बिहेवियर को चेंज करना, गर्ल्स को पढ़ाना। भाई लड़कियां कोई है ना, कोई
बुरे कर्म को लेके कोई पैदा होती हैं कि सिर्फ लड़कों को पढ़ने का अधिकार है, नहीं, लड़कियों को भी लड़कों के जैसे पढ़ने का अधिकार है, लड़कियों को भी लड़कों जैसे आर्मी में काम करने का अधिकार है। अगर लड़के जहाज चला सकते हैं तो लड़कियों को भी जहाज चलाने का अधिकार है। दैट इज मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो जितनी अच्छी ये मॉडर्नाइजेशन, इस तरह से मॉडर्नाइजेशन, उसे मॉडर्नाइजेशन नहीं कह रहे क्या, है ना, बाल बिंगे सीधे कर लो, हाथों में कुछ पहन लो, है ना, पाँव में कुछ पहन लो, कटे फटे कपड़े पहन लो, दैट इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स यूजिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड चेंज आवर सोशल आउटलुक एंड चेंज आवर कल्चरल लाइफस्टाइल। वो, है ना, वो सिस्टम चेंज करना, लड़कियों को अच्छे अधिकार देने, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को काम करने का अधिकार देना, ये दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन। तो आजादी के बाद ये भी सोचा गया कि हम इस तरह से भी अपना सिस्टम सारा चेंज करें। थर्ड पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस। रिलायंस वर्ड का मतलब क्या होता है? विश्वास। सेल्फ रिलायंस का मतलब खुद पे विश्वास, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ना होना। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? जैसे आप कई बार कह देते हो कोई नहीं जी अपने आप कर लेंगे, मतलब यू आर सेल्फ रिलायंस, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर होना। लाइक कहते ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो कहते अगर कोई कंट्री अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमली यूज करेगा, तो नेचुरली है हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर पहुंच जाएंगे। 200 साल तक, लगभग 200 इयर्स तक हम अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, उन्होंने हमें डोमिनेट करके रखा। लेकिन जरूरत थी कि हम आजादी के बाद हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी वो निर्भरता कम करें। हम कंट्री में खुद से ही कम से कम वो सारी गुड्स तो हम अपने देश में पैदा करें जो कि आप इजीली अपने देश में पैदा कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो सारी गुड्स भी जो आप अपनी कंट्री में बड़े आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन गुड्स को भी फॉरेन कंट्री से आप इंपोर्ट करते जाओ ना। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी है। जैसे आज भी हमारी कंट्री में अब तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा हम वर्ड से कुछ, है ना, मतलब अच्छी खासी कंट्रीज में हमारा नाम आता है, बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर भी कुछ बातों के लिए हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो धीरे धीरे करके वो सारी डिपेंडेंसी खत्म करना। जैसे अभी कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, एसी, फ्रिज, ये सब हम ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कुछ तरह की सब्सिडीज दी, कुछ तरह की रियायत दी कि आप इन सब्सिडीज का फायदा उठाइए और हमारे देश में ही आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस कीजिए। हमारे कंट्री में गुड्स की प्रोडक्शन होगी, एक तो हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, दूसरा हमारे लोगों को जॉब्स पहले के मुकाबले ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए। इस तरह से दैट इज सेल्फ रिलायंस। आजादी के बाद ये सोचा गया कि हमें अब जरूरत है, अब हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कितने को और साल हम फॉरेन कंट्री, आजादी के समय की बातें कर रहा हूं, वहां उस समय सोचा गया कि और कितने साल हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ये फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी थी जिसने कि हमें 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बना के रखा। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब बराबरता। देखिए सोसाइटी में
समाज में हर तरह के लोग होते हैं, रिच पीपल्स भी हैं, पुअर पीपल्स भी हैं। इक्विटी का मतलब क्या है कि बराबरता। समाज में, सोसाइटी में जो ग्राउंड लेवल पे जाके नीचे तक जो गरीब लोग रहते हैं उन तक भी हर तरह की फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। उनका वो ग्राउंड लेवल पे जो पुअर पीपल्स हैं उनका इनकम का लेवल इंक्रीज हो, उन्हें भी प्रॉपर जस्टिस मिले, उन्हें भी जीने का अधिकार मिले, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। दैट इज इक्विटी। कि कोई बंदा, दो पर्सन है, दोनों ने ग्रेजुएशन की है, तो कम से कम दोनों को एक जैसा सैलरी का पैकेज मिलना चाहिए, दोनों एक जैसे कमा रहे हो। दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि मान लो 100 रुपए हैं, 10 लोग हैं, 10 में 10-10 रुपए बांट दो, ये इक्विटी नहीं है। अगर उन 10 में से एक कोई बंदा ऐसे है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत का ज्यादा फल भी मिलना चाहिए, उसको उस इनकम में से ज्यादा शेयर भी मिलना चाहिए। पर इक्विटी कैसे होनी चाहिए कि अगर सेम लेवल की मेहनत कर रहे हैं, सेम पढ़ाई लिखाई है, एक जैसी बात है, तो एक जैसा पैसा भी मिलना चाहिए। दैट इज इक्विटी। ये नहीं है कि अगर कंट्री की इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उस बढ़ती हुई इनकम का फायदा सोसाइटी के चंद लोगों को ही। मोर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ये भी हमारा एक गोल था कि आज भी है कि हम, हर सरकार चाहती है कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम धंधा दिया जाए। पर यहाँ पे एक पॉइंट है समझने वाला। क्या? अब मेरे को ये बताइए, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की, और दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। क्या दोनों बातें पूरी हो सकती हैं? शायद नहीं। जब आप ये कह रहे हो कि हमारा मोटिव है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो भाई जब टेक्नोलॉजी यूजेस होगी तो देश में जॉब्स तो कम होंगी ही होंगी। जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आएगी उतनी ज्यादा जॉब्स कम होती चली जाएंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और चाहे वो सर्विस सेक्टर है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले मोबाइल देख रहा था या टीवी देख रहा था, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को। तो एक रेस्टोरेंट देखा, शायद गुजरात साइड है, पता नहीं किसी स्टेट में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे वेटर्स नहीं है, मतलब जो खाना पकड़ाते हैं वो वेटर्स नहीं है, रोबोट्स है वहां पे, है ना, रोबोट है, उन्होंने वो रोबोट रखे हुए हैं। तो वो रोबोट वो वही खाना सर्व करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूजेस कर रहे हैं। वो रोबोट ही खाना लेके जाता है, लेके पकड़ाता है, खाली बर्तन लेके जाता है ना, रोबोट ही काम कर रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट में। तो अब बताइए कि मान लो उन्होंने 10 रोबोट यूज कर रहे हैं, वो तो 10-15 बंदे तो उसकी जगह काम कर ही रहे होते। तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो 10-15 लोगों के तो भाई जॉब्स की में पैर बजा, उनकी तो जॉब चली गई। तो ठीक है, सरकार का मोटिव रहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं कर सकते, या यू कैन से कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते। सो दीज आर द बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज ग्रोथ, माने जीडीपी इंक्रीज करना, फिर मॉडर्नाइजेशन, सोच बदलना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूजेस करना, सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर निर्भर होना, आत्मनिर्भर बनना, इक्विटी, एक जैसा सभी को रिसोर्सेज यूज करना, बराबरता हो, पैसे टके की हो, एजुकेशन की बात हो, फूड की बात हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात हो, और लास्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये आपको बता ही दिया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट करनी है तो मॉडर्नाइजेशन एक लिमिट में
करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आएगी, जैसे जैसे आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूजेस करोगे, वैसे वैसे कंट्री में जॉब्स का लेवल कम होता चला जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। 1950 से लेके 1990 तक जो 5 ईयर प्लान बने, उन 5 ईयर प्लान्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस रही। इंपॉर्टेंस रहने का मतलब कि वो जो हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए, जो हमने मिक्स इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया, उससे हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ, किस तरह की, कैसी कैसी हमारी इकोनॉमी में हमें चेंजेस देखने को मिली। कैसी चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई, कैसी चेंजेस हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई, और कैसी चेंजेस हमारे फॉरेन सेक्टर में हमें देखने को मिली। तो पहला है, सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भाई जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी स्टार्टिंग से ही हमारी इंडियन इकोनॉमी का, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन रहा है। आजादी से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया, खराब हो गया, नुकसान पहुंचा। आजादी के समय में हमारी लगभग 72% के आसपास हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट। तो देखते हैं क्या कुछ हमारी इकोनॉमी में चेंजेस हमें देखने को मिले, क्या कुछ आजादी के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के, कैसे कैसे हमें रिफॉर्म देखने को मिले। तो 3 तरह के रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ जनरल रिफॉर्म्स। अब आप थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में आपका एक टॉपिक किया था जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। जमींदारी सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, सारी की सारी जमीन कुछ जमींदारों के नाम कर दी और उनसे बदले में वो किराया लेते थे, और जमींदारों को आगे खुली छूट दे रखी थी कि आप किसानों से कितना भी पैसा चार्ज कर सकते हो। तो उन जमींदारों ने, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय में लैंड दी गई, उन जमींदारों ने भी हमारे भोले भाले गरीब किसान को, हमारे पुअर फार्मर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को बहुत ज्यादा उनको वी कैन से उनको लूटा, बहुत ज्यादा उनसे किराया चार्ज किया। हमारे भोले भाले किसानों के पास, गरीब किसानों के पास मुश्किल से उनके पास इतना पैसा या फूड बचता था कि वो अपना कोई डेवलपमेंट करता। क्या कुछ फर्दर चेंजेस आई, ये हम कल की क्लास में फर्दर करेंगे। आज आप यहीं तक इसको अच्छे से पढ़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिफॉर्म्स के बारे में कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।